कृपया आप लोग तुरंत जुड़िए, जितनी जल्दी हो सकता है। इंडियन पॉलिटी में फिलहाल मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर हैं और इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर मैं बहुत ही बेसिक बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए, सो वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। पिछले कल मैंने कुछ बातें आपसे डिस्कस की थी, काफी बातें डिस्कस हो गई थी। वैसे प्रियम्बल क्या है, मैंने कहा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। ये बात मैंने बहुत क्लियरली कही थी। जहां तक बात प्रियम्बल की जाती है तो एक बात कही जाती है, जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। इट मीन्स कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इन शॉर्ट जानना हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की सोच कैसी है, फिलॉसफी कैसी है, तो आप प्रियम्बल पढ़ के ये बात मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर इरिश या जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना हो तो इसमें तो काफी समय लगेगा, साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे पढ़ने में उसको। तो अगर उसका मैं प्रियम्बल पढ़ दूं तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी, सोच किस तरह की है। तो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी बातें हमने प्रियम्बल के रिगार्डिंग की थी। आई थिंक मुझे लगता है कि हमने ये यहां तक कर लिया था समाजवाद के ऊपर, जहां तक मुझे याद है। तो प्रियम्बल में अगला शब्द हमारे पास है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। आज की क्लास जब मेरी समाप्त होगी तो उसके बाद अगली जो मेरी क्लासेस होंगी वो ज्यादातर नोट्स मेकिंग वाली रहेंगी। हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, क्या लिखना है क्या छोड़ना है। परंतु ये जो शायद एक क्लास और हो जाएगी जिसमें सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशन की आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और उसके बाद नोट्स मेकिंग आपकी प्रॉपर चलेगी। तो चिंता न करिए, नोट्स बड़ी तरीके से बनाएंगे। भाई सेक्युलर क्या होता है? सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। सो धर्मनिरपेक्ष को हम बोलते हैं सेक्युलर। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब एस्पिरेंट समझिए कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार धर्मनिरपेक्ष होगी, भारत की एडमिनिस्ट्रेशन धर्मनिरपेक्ष होगी। इसका मीनिंग क्या है? धर्मनिरपेक्ष माने सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। माने सरकार किसी धर्म की नहीं होगी, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार अधर्मी होगी, इसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी धर्म के साथ खड़ी होती ना दिखे या किसी भी धर्म को फॉलो करती हुई ना दिखे। यदि सरकार किसी धर्म को फॉलो करते दिखेगी तो बाकी धर्म के लोगों को लगेगा कि नहीं, फिर हमारी यहां क्या होगी, हमारा यहां क्या बनेगा इस देश के अंदर। तो उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग आएगी, उन्हें एक 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 ना होने की या असहज फीलिंग आएगी उनको। दे विल फील नेगेटिव अबाउट द गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट किसी धर्म के साथ खड़ी हो जाएगी। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, जब बना तो वहां के लोगों ने सेक्युलर नहीं, इस्लामिक गवर्नमेंट बनाई, इस्लामिक गवर्नमेंट। तो वहां की माइनॉरिटीज वहां से फील नहीं करती, उन्हें लगता है कि सरकार तो इस्लामिक है, तो इस्लाम इनका धर्म है, तो कोई सरकार जो है वो धर्म के अकॉर्डिंग चलेगी, धर्म के अकॉर्डिंग काम करेगी, तो नेचुरली फिर बाकी धर्म के लोगों को उसमें असहज महसूस होता है। दैट इज वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात ठीक लिखी गई कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो होगा सेक्युलर। बहरहाल अब सेक्युलर की जो बात ये लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये कब लिखी गई है? ये लेटर ऑन लिखी गई 1976 में, जब संविधान में 42वां संशोधन हुआ। When the constitution was amended 42nd time,
देखिए, ये शब्द 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये हमारे प्रियम्बल में या प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, वह संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया था। और दूसरी बात कि कौन से अमेंडमेंट से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कौन से संशोधन से उसे जोड़ा गया था, तो 42वें संशोधन से। और मैंने आई थिंक कल कह भी दिया था, आई थिंक ये बात मैंने कह दी थी कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि बेशक सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, परंतु कई ऐसी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं जिससे मालूम चलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था कि आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 क्लियरली कहता है भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, विच मीन्स अगर वहां पे रिलीजन की बात भी की गई है, धर्म की बात भी की गई है, तो वहां से साफ है कि हमारे देश का जो संविधान है वो सेक्युलर है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन के लिए के अगेंस्ट बात करता है, भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। पर आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक, हमारे संविधान में एक और शब्द जोड़ा गया, दैट इज डेमोक्रेटिक, मन लोकतांत्रिक। इसका मतलब क्या है? हमारे संविधान में या हमारे प्रियम्बल में जो शब्द लोकतांत्रिक है, उसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो देश है, वहां की सरकार जो है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी, जनता चुनेगी उन्हें समय समय पर। जैसे इंडिया में जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र पे हो या राज्य में हो, ये सरकारें हर 5 साल के बाद दोबारा चुनाव के लिए जनता के सामने जाती हैं और जनता उन्हें वोट करके सत्ता में लाती है। तो हमारा देश कैसा हुआ? लोकतांत्रिक। ये बात भी हमारे प्रियम्बल में लिखी हुई है। और लोकतांत्रिक हमारे देश की जड़ है और इसी से देश मजबूत है, क्योंकि जहां लोकतंत्र मजबूत होता है वहां के लोग भी स्वतंत्र या फिर मजबूत रहते हैं। अब रिपब्लिक का मीनिंग क्या होगा? गणतंत्र। व्हाट इज रिपब्लिक? गणतंत्र मीन्स व्हाट? जनता का तंत्र। गण मीन्स जनता, उनका रूल, उनका तंत्र। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, जिसका अर्थ है कि इसके कार्यालय ब्रिटेन के विपरीत भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं, जहां देश का सर्वोच्च पद राजशाही के लिए आरक्षित है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, 1947 से पहले हमारे देश पर राज किसका था? ब्रिटेन का था। तो 1947 से पहले हमारे देश पे जो राज था, हुकूमत था, वो ब्रिटेन का था। ब्रिटेन में लोकतंत्र हमसे बहुत पहले आ चुका था, परंतु हमारे यहां पर आजादी के बाद लोकतंत्र आ गया। लोगों का तंत्र है, लोगों ने वोट देके सरकारें बनाई। और अंग्रेजों से पहले तो राजा, महाराजा, सुल्तान, नवाब थे, तो तब लोकतंत्र था ही नहीं। तो अंग्रेजों के जाने के बाद लोकतंत्र आया, ये पहली बात। अब ब्रिटेन वाला जो लोकतंत्र था, जिसने हम पर हुकूमत की, उसमें सबसे बड़ा पद क्वीन या किंग के पास हुआ करता था। सबसे बड़ा पद क्वीन या किंग के पास। आप देखे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई हिस्ट्री में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो महारानी से चार्टर साइन करवा के लेके आती है, एक परमिशन लेके आती है कि हम इंडिया पे में व्यापार करेंगे, मोनोपोली होगी, एक अधिकार होगा, ऐसे ऐसे बातें वो लिखवा के लेके आती है। किससे? उस पे दस्तखत किसके होते हैं? सिग्नेचर महारानी की, क्वीन की, एलिजाबेथ। ये शो करता है कि उस देश में जहां लोकतंत्र है, ब्रिटेन में, वहां पे सबसे बड़े पद पे कौन बैठा है? एक तानाशाह। तानाशाह डजंट मीन दैट कि वो अपनी मनमानी करते हैं, मगर ये शब्द जो राजशाही है और तानाशाह है, इसमें फर्क होता है। तानाशाह जो होते हैं वो अपनी मन मर्जी की हुकूमतें चलाते हैं, और जो राजशाही होती है वो सत्ता की उलट ठीक काम करते हैं। परंतु जैसे अभी कोई राजा है तो उसके बाद उसकी पत्नी होगी, उसके बाद उसका बेटा होगा, तो इस तरह से लोगों के पास वो अधिकार नहीं कि उस पद पे जाके बैठ सके। तो जब आपका रूलर जो है, जब टॉप पोजीशन पे सत्ता में जो व्यक्ति बैठा है, वो परिवार से आता है,
वो तो राजशाही हो गई, राजाओं महाराजाओं वाला शासन हो गया। तो इसलिए ब्रिटेन से हटके हमने काम किया और हमने सबसे बड़े पद पर भी, जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये जो पद हैं, यहाँ पे पहुंचने वाले लोग लोकतांत्रिक वे से आगे जाएंगे, चुन के जाएंगे। तो जैसे ब्रिटेन में रानी या राजा होते हैं उस पद पर, वहां इंडिया में राष्ट्रपति होते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति के पास पावर कुछ खास नहीं होती भारत में, वैसे ब्रिटेन के जो राजशाही गद्दी पे बैठते हैं वहां पे किंग या क्वीन, उनके पास भी उतनी पावर नहीं होती। तो ये बस कहने का अर्थ समझिए। कहने का अर्थ क्या है कि ये ना समझिए आप कि ब्रिटेन में राजशाही है तो वहां के राजा और रानी ही डिसीजन लेते, नहीं। वहां पार्लियामेंट है, वहां प्रधानमंत्री हैं, वहां मंत्रीगण होते हैं, वो डिसीजन लेती है, कैबिनेट वहां डिसीजन लेती है। जैसे इंडिया में जो राष्ट्रपति हैं मात्र फॉर्मेलिटी के लिए सिग्नेचर कर देते हैं और उनको एडवाइस पे काम करना पड़ता है, कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की एडवाइस पे या राय पे काम करना पड़ता है। जिन्हें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती, बस मेरी बातें सुनते जाओ, बस मैं बार बार ये बातें कहता जाऊंगा, को रटवा दूंगा। तो इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वही पावर सेंटर है, और ब्रिटेन में भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास पावर है। और इंडिया में जो राष्ट्रपति होते हैं वो वहां पर अगर देखा जाए उसी पद के बराबर ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं। अब उनके पास कोई खास पावर है क्या? कोई पावर नहीं है, कोई खास पावर नहीं है। इंडिया में भी राष्ट्रपति के पास कोई खास पावर नहीं है। राष्ट्रपति मात्र एडवाइस पे काम करते हैं, माने जो कैबिनेट कहेगी, जो मंत्रिमंडल कहेगा, वही उनको मानना पड़ेगा। अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपने विवेक के ऊपर कोई वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति इंडिपेंडेंटली कोई फैसला, कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। तो ही इज ऑलवेज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसलिए फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूं इसके अंदर कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम ब्रिटेन से बहुत अलग हैं, क्योंकि ब्रिटेन में राजशाही है, सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं। अब उनका प्रोसीजर चुनने का फिलहाल पढ़ेंगे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में। आइए आगे बढ़ते हैं और बातें जानते हैं। जस्टिस मीन्स न्याय। हमारे देश में हर व्यक्ति को न्याय लेने का अधिकार है। ये जो जस्टिस या न्याय शब्द है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, या जस्टिस फॉर ऑल, ये एक रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित हुआ शब्द है। जस्टिस फॉर ऑल, एक तरह से सबको न्याय मिले। देखिए, इट वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। माने यूएसएसआर फॉर्मर रशियन एम्पायर थी, उसे यूएसएसआर बोलते थे, और ये शब्द वहां से उधार लिया गया है, वहां से बोरो किया गया है। माने ये शब्द रशियन रेवोल्यूशन से आया था, जब रशिया में आंदोलन हुआ था। वहां के लोगों ने अपने हक के लिए फाइट की थी। दो रेवोल्यूशन हुए फ्रेंड्स, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, दूसरा रशियन रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन माने फ्रांसीसी क्रांति से जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऐसे शब्द कुछ आ गए, राइट। एंड जस्टिस की जहां तक बात है, ये शब्द या सोशलिज्म जो शब्द है, समाजवाद, ये शब्द रशियन रेवोल्यूशन या फिर यूएसएसआर के रेवोल्यूशन से प्रभावित है। तो ये वहां से आया था। अब इसमें कई रूपों में से देखते हैं। रूप मतलब जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, राइट। समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। आर्थिक रूप से महिलाओं को पैसा कम दिहाड़ी देते हैं और पुरुषों को दिहाड़ी ज्यादा देते हैं, ये भी अन्याय है कि नहीं? आर्थिक रूप से तो महिलाओं को कम देते हैं, पुरुषों को ज्यादा देते हैं, ये फैक्ट है। अगर आप किसी कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी दफ्तर में आप पाएंगे, प्राइवेट के अंदर एक प्यून है, अगर मर्द है तो उसको सैलरी ज्यादा देते हैं, अगर महिला है तो सैलरी कम देते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये आर्थिक असमानता है या अन्याय है, आर्थिक अन्याय आप कह सकते हैं। राजनीतिक न्याय क्या होता है कि पॉलिटिकल न्याय मीन्स यदि कोई पर्सन पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, सपोज ये एक पार्टी है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी। सपोज एक पार्टी है जिसका नाम है बीजेपी, सपोज कर लेते हैं। बीजेपी पावर में है, राइट, और आप पार्टी जो है वो ऑपोजिशन में है। ऑपोजिशन मीन्स सपोज करिए कि
वो एक विरोधी पार्टी है, माने ये रूलिंग पार्टी है और ये अपोजिशन पार्टी है। अब पावर में जो पार्टी है वो अगर चाहे तो विरोधी पार्टी के लोगों के ऊपर कार्यवाही कर सकती है अगर उनकी कुछ करप्शन या कुछ ऐसे केसेस हैं। सही तरीके से सही रीजन से अगर कार्रवाई करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कई बार कुछ पॉलिटिशियन को अननेसेसरी सीबीआई द्वारा हैरेज किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनसे किसी केस के मामले में पूछताछ की जाती है, लगातार ऑफिस बुलाया जाता है और घंटों बिठाकर उन्हें तंग किया जाता है। तो इस तरह का जो अन्याय होता है बिकॉज यू आर इन पॉलिटिक्स, चूंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो पार्टी है उस पार्टी के खिलाफ है, तो इस बेसिस पर होता है, तो फिर उनको हक है कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का उस बेसिस पे। बहरहाल काफी सारी बातें हैं, हम उसमें इतना नहीं जाएंगे, फिलहाल आप आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक ये खत्म हुआ, तो नेक्स्ट पीपीटी मैं आपको चलाता हूँ। प्रियम्बल में कुछ और नहीं था, प्रियम्बल बस यही है। अगली बातें जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश का जो संविधान है, वो जो संविधान है वो किन किन देशों से प्रभावित है, माने हमारे संविधान में कौन कौन सी बात कहां से ली गई है। तो प्रियम्बल के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे मैंने बता दी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में क्या ऐसी बातें हैं जो दूसरे देशों से ली गई हैं। देखिए, कई लोग इस बारे में नेगेटिव बोलते हैं कि इंडिया का जो संविधान है उसमें यहां से बात ली गई है, वहां से बात ली गई है, ये प्रावधान यहां से आया, वो प्रावधान वहां से आया है। अगर आपके बगीचे में अलग अलग रंग के फूल हैं, एक बीज आपने केरल से लाया, एक बीज आपने कश्मीर से लाया, एक बीज आपने पंजाब से लाया, एक बीज आपने बिहार से लाया और रंग बिरंगे फूल हो गए हैं, तो आपकी बगीचे जो हिमाचल में मान लो आप रहते हैं, तो अगर ऐसा हुआ है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छाई या अच्छी चीजें आप कहीं से भी क्यों ना लें, वो अच्छी बात है। तो ये नेगेटिविज्म ना रखें कि जस्ट बिकॉज कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों से कॉपी पेस्ट है, ऐसा नहीं है। कॉपी पेस्ट नहीं होता, इंस्पायर्ड होता है, इंस्पायर्ड। मैंने हमने उनकी वो बात देखी, हमें अच्छी लगी और हमने वो बात, मान लीजिए मुझे किसी आदमी को देखकर लगता है कि यार इस आदमी का जो बोलने का तरीका है बहुत बढ़िया है और मैं उसे अपने अंदर उस क्वालिटी को लाता हूं, तो इसमें बुरी बात क्या है। किसी आदमी का ड्रेसिंग सेंस या ड्रेस सेंस बहुत बढ़िया है, तो अगर उस बात को अपने अंदर लाता हूं तो इसमें बुरी बात क्या है। दैट इज कॉल्ड इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग फ्रॉम समवन। आप किससे से इंस्पायर होकर अपने जीवन को बेहतर करते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है। एंड दैट इज वाई जब 1947 में हम आजाद हुए, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, तो ये जो प्रोसेस थी कि क्या डालना और क्या नहीं डालना है, राइट। तो इसके अंदर जरूरी बातें ये थी कि भाई हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बातें डालनी है जिन बातों की मांग विश्व में लोगों ने की और उन्हें जब वो चीजें दी गई तो उनके जीवन में काफी बदलाव आया। तो हमने वो सारी बातें अपने देश के लोगों को देनी चाहिए, वो सारी बातें रखनी चाहिए, तो इसमें बुरी बात कोई नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, लेट मी प्ले दिस। तो हम आज डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज का हम डिस्कस करेंगे। आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, ओके। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्रोत। तो भारतीय संविधान में कई बातें हैं और हम जानेंगे वो सारी बातें कहां कहां से ली गई हैं, कहां कहां से इंस्पायर्ड है। ये जी फ्लैग है अमेरिका का, द फ्लैग ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स या कहिए से अमेरिका, बात तो एक ही है। हमारे देश का प्रियम्बल, हमारे देश के संविधान का प्रियम्बल कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स, हमारे देश के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है वो भी अमेरिका से लिया गया है। हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कि सरकार की संघीय नीतियां, संरचना, सॉरी, सरकार की संघीय संरचना, ये लिया गया है अगेन अमेरिका से। इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचन मंडल, मन किस तरह से चयन होगा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राइट, ये भी सारा कहां से लिया गया है?
अमेरिका से। इलेक्टोरल कॉलेज एस्पिरेंट वो होता है जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चयन करता है। तो उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, उस इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचन मंडल में एमएलए एमपी होते हैं, तो वो चुनते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एंड उपराष्ट्रपति को जनता डायरेक्टली नहीं चुनती भारत में, हम उन्हें डायरेक्टली नहीं चुनते, हमारे द्वारा चुने हुए एमएलए और एमपी उन्हें चुनते हैं। वो जो एमएलए और एमपी हैं उन्हें, उन सबको मिलाकर बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसके बाद है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, माने न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश की जो न्यायपालिका है, हमारे देश की जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जज होंगे जुडिशरी में, उनकी ट्रांसफर या उनकी पोस्टिंग दोनों सरकार के हाथ में नहीं होगी। ज्यादातर सरकार अधिकारियों को डराती धमकाती कैसे है कि तुम्हारी ट्रांसफर कर देंगे, राइट, या तुम्हें फलनी पोस्टिंग नहीं देंगे। ऐसे कई बार क्या होता है, कुछ जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति आईएएस बनता है, तो वो क्या चाहेगा, हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में काम करूं, तो वो चाहेगा कि कांगड़ा में काम करूं, या वो चाहेगा काम करूं मैं शिमला में काम करूं, या वो चाहेगा फिर अगर यहां नहीं तो मैं काम करूं हमीरपुर में या बिलासपुर में काम करूं। क्यों ऐसा करें? क्योंकि कांगड़ा, हमीरपुर या जो शिमला है, वहां फैसिलिटीज है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है, घूमने फिरने के बढ़िया साधन है, और साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़िया है। पंजाब से लगभग जुड़ी हुई ये स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हर कोई अफसर चाहेगा कि मेरे को ट्रांसफर, मेरी पोस्टिंग वहां हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीसी है, इस तरह से डिप्टी कमिश्नर है। तो कोई अगर ये कहे कि मैं लाहौल स्पीति ट्रांसफर होना चाहता हूं, या कुल्लू में, या इवन चंबा के अंदर, किसी को कहा जाए भी चंबा पोस्टिंग लेनी है कि कांगड़ा पोस्टिंग लेनी है, राइट, तो आदमी क्या कहेगा, चंबा या कांगड़ा? वो कांगड़ा कहेगा। रीजन क्या है? रिसोर्सेस और फैसिलिटीज ज्यादा वहां पे है। एंड दैट इज वाई अधिकारियों की इस तरह की इच्छा कि मेरी पोस्टिंग जी वहां करवा प्लीज, तो जो मंत्री होते हैं या मिनिस्टर हैं, फिर उनसे एक डील करते हैं कि देखो अगर यहां आना हुआ तो हमारी बातें माननी पड़ेंगी, फिर जो हम कहेंगे करना पड़ेगा। तो अगर ट्रांसफर या पोस्टिंग सरकार के हाथ में हुई, तो वो जो अधिकारी हैं सरकार के इशारे पे काम करेंगे, सरकार की हाँ में हाँ, ना में ना मिलाएंगे। और ऐसा नहीं करते हैं तो उसको पोस्टिंग उसकी करेंगे वहां से और कुल्लू भेज देंगे, कुल्लू नहीं तो किन्नौर भेज देंगे, जाओ पत्थरों में ठंड में मरो वहां पर, या लाहौल स्पीति भेज देंगे। क्या प्राप्त होगा? तो किसी भी अधिकारी को नौकरी से आप तो निकाल नहीं सकते हैं, पर आप उसे दंडित कर सकते हैं इस तरह से, पोस्टिंग यहां से वहां करवाकर। अगर जजेस की भी पोस्टिंग या ट्रांसफर सरकार के हाथ में होती, और मान लो कोई केस है जो किसी ने सरकार के खिलाफ किया है, और उस केस में कोई जज सरकार के पक्ष में फैसला ना सुनाए, तो सरकार उसे वहां से ट्रांसफर कर देगी, और नेचुरली ऐसे जजों को रखेगी जो उनके पक्ष में फैसला करें। तब तो फिर तो न्याय लोगों को मिलने से रहा, अन्याय हो जाएगा सारा काम। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है कि कोई भी दबाव किसी भी तरह का, ट्रांसफर करने का, पोस्टिंग करने का, अपॉइंटमेंट करने का, उनके पास अधीन नहीं हो। तो सरकार ना अपॉइंट करती है, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, मगर एक होता है कोलिजियम सिस्टम, आप उसे लेटर ऑन पढ़ेंगे। कोलिजियम सिस्टम क्या है? कोलिजियम सिस्टम एक ग्रुप ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का ग्रुप होता है, और ये चयन करते हैं कि किसको बनाना है सुप्रीम कोर्ट का जज और किसे बनाना है हाई कोर्ट का जज। वो नाम देते हैं, राष्ट्रपति मात्र फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें शपथ दिलवा देते हैं और बात खत्म होती है। सरकार का यहां पे कोई दखल नहीं होता, इसलिए हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट। अगर जुडिशरी पर सरकार का कंट्रोल हो जाए तो फिर तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी नहीं बचेगी।
लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये सत्ता में आए हुए जो पॉलिटिशियन हमारे होते हैं, कई बार सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसे काम करना शुरू कर देंगे कि जो देश को अलोकतांत्रिक कर देगा। भविष्य में तानाशाही जैसे रवैये उनके देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, माने न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब क्या है कि अगर संसद कोई कानून बनाए, देखिए एक शब्द है संसद, अंग्रेजी में कहते हैं उसे पार्लियामेंट। फिलहाल आप नोट्स वोट्स कुछ मत बनाइए, फिलहाल आप देखिए इसे। अगर ये बातें लिखनी है तो लिख लीजिए आप फिलहाल, पर ये जो लिख रहा हूं एक्स्ट्रा बातें फिलहाल मत लिखना, क्योंकि ये बातें आपको पढ़ाऊंगा जब चैप्टर आएंगे तो। पार्लियामेंट का हमारे काम क्या होता है? तो संसद या पार्लियामेंट का काम होता है टू मेक लॉ, देश के लिए कानून को बनाना, टू मेक लॉ फॉर द कंट्री। अब कई बार संसद या पार्लियामेंट ऐसे कानून बना देती है जो अतरंगी कानून होते हैं। कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, कुछ लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार अतरंगी कानून बना देती है, और जो सही लॉ नहीं होगा, जो अच्छा कानून नहीं है, तो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकता है, राइट। तो जुडिशियल रिव्यू माने जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के कानून को रिव्यू करेगा, लॉ को रिव्यू करेगा और उसे रद्द कर सकता है। इवन जुडिशरी अपने ही दिए फैसलों को भी दोबारा रिव्यू कर सकती है, सुन सकती है। अभी सारी बातें एकदम आप याद करना चाहोगे तो पजल हो जाओगे। फिलहाल एक बात याद रखो कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि जुडिशरी पार्लियामेंट के बनाए हर कानून को रिव्यू कर सकती है, चेक कर सकती है, और उसे अगर वो ठीक ना हो तो उन्हें रद्द भी कर सकती है। इसी कारण से जुडिशरी और कई बार पार्लियामेंट के बीच में टकराव रहता है या सरकार के बीच में टकराव रहता है इस बात को लेके। अगली बात है प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हमारी आर्म्ड फोर्सेस क्या क्या है? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मी, राइट, नेवी, एयरफोर्स, तो इन सभी बलों के मुखिया कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, सबसे बड़े पद पर आसीन होते हुए देश में वो इन तीन फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है। ये बात और है कि वो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स को कोई ऐसा डिसीजन या ऑर्डर नहीं देते, परंतु सुप्रीम कमांडर उसके वही होते हैं। बहरहाल लास्ट एक सेकेंड, क्या चक्कर है, जस्ट अ सेकेंड। शायद कोई टेलीग्राम में कोई समस्या आई है, मैंने भी गलती कर ली। अगर पेन ड्राइव में से रखा होता तो कोई दिक्कत ना होती, बट मैंने इसे टेलीग्राम पे पोस्ट किया और मे बी शायद इंटरनेट तो ठीक चल रहा है, ये टेलीग्राम की आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइम मैं पेन ड्राइव में लेके आऊंगा इसे। तो हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में क्या क्या बातें हैं जो कहां कहां से आई है।
तो हमने देखा कि अमेरिका के संविधान से हमारे देश के संविधान में काफी बातें आई हैं, और वो बातें आपको मैंने यहां बतलाई हैं। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कानून सबकी बराबर सुरक्षा करेगा। मान लो कहीं दंगे हो रहे हैं, सपोज कहीं किसी एरिया में जो है वो दंगे हो रहे हैं, तो ये नहीं कि पुलिस हिंदू को बचाए और मुस्लिम्स को मरने दे, ऐसा नहीं होगा। तो इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, कानून सबकी बराबर सुरक्षा करेगा। तो कई बार हमारे समाज में पथराव, दंगे, मारपीट, क्राइम होते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई भी कार्रवाई होती है तो सभी को कानून के तहत बराबर प्रोटेक्शन मिलेगा, बराबर जो है वो सुरक्षा मिलेगी। यह इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। अब ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। फेडरल का मतलब शायद मैंने को नहीं बताया मेरे ख्याल से। फेडरल का मतलब क्या होता है? दोहरी सरकारें, दो तरह की सरकारें, ये मतलब है फेडरल का। दो तरह की सरकारें, जैसे अमेरिका में दो सरकारें होती हैं, स्टेट में अलग होती हैं और सेंटर पे सरकार अलग होती है। सेंटर को वहां बोलते हैं फेडरल। जैसे इंडिया में कहते हैं ना केंद्र सरकार, मीन सेंटर गवर्नमेंट, तो अमेरिका में कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट। तो इंडिया में भी तो वही हाल है ना, एक राज्य सरकार होती है। जैसे हमारे प्रदेश में एक सरकार है जो कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू उसके मुख्यमंत्री हैं, और एक सरकार केंद्र में है, मैं सेंटर में है, इसे कहते हैं मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट एट सेंटर। तो दो तरह की सरकारें हैं, और इवन हम जब टैक्स भरते हैं तो दो तरह की सरकारों को टैक्स देते हैं, एक सरकार राज्य की और एक सरकार केंद्र की। हमें जो योजनाओं से फायदा पहुंचता है वो दो तरह की योजनाएं होती है, केंद्र की अलग और राज्य की अलग होती है। तो इस तरह से केंद्र भी हमें, जैसे मैं अगर बात करूं, और तो एम्स बिलासपुर, एम्स हॉस्पिटल है केंद्र सरकार का, टांडा आईजीएमसी ये हॉस्पिटल है राज्य सरकार के। अगर आप स्कूल्स देखें तो स्कूल्स जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो हैं राज्य सरकार के, और केवी केंद्रीय विद्यालय वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों मिलकर काम करती हैं, परंतु सरकारें फिर दो होती हैं, एक नहीं होती। तो हम हिमाचल के लोग, हम दो तरह की सरकारों के अंडर आते हैं। एक हमारी अपनी केंद्र की, राज्य की सरकार जो हिमाचल की है, और एक केंद्र की सरकार जिसके अंडर सारा देश आता है। तो दो तरह की सरकारें हमारे लिए काम करती हैं और हम उनके अंडर जो है वो रहते हैं। बहरहाल ये बात आई थिंक ये रिमूव करने के बाद जो है वो हट क्यों रहा है, ये मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है। जब मैं इसे कट कर रहा हूं तो ये हट क्यों जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं इसको पेन ड्राइव में ही रखूं, क्योंकि ये तो प्रोसेसिंग करते टाइम ले जाएगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट, प्लीज वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बार बार हट जा रहा है वैसे। चलिए, तो प्रियम्बल को हमने डिस्कस कर लिया है। एक इसका अपना पेन आता था, बट पेन
नहीं आ पा रहा है, चलिए। चलिए कोई नहीं। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया कि प्रियम्बल क्या है, कल डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार ये चीज क्या है। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार में कई चीजें आती हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जनता को संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। जनता को संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। किससे सुरक्षा? उनकी सरकार से। मैंने सरकार का भविष्य में क्या भरोसा? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के ज्ञानी पुरुष जो लोग थे उनकी उनकी एक सोच थी कि भविष्य में जो सरकारें आएंगी उनका क्या भरोसा कि जो लोगों के लिए हमने जो सोच बना रखी है कि लोगों को ये मिले, उनके हक मिले, उनको उनके अधिकार मिले, क्या भरोसा सरकारों का। तो इसलिए लोगों को उनकी फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार दिए गए ताकि भविष्य में पब्लिक का शोषण कभी ना हो। जैसे आजादी से पहले अंग्रेज क्या करते थे, राजा महाराजा क्या करते थे, अपनी पावर का मिसयूज क्या करते थे, मिसयूज अपनी पावर का वो ना हो। तो इसके लिए जरूरी क्या था कि लोगों को कुछ उनके अधिकार देना। अब इसमें आता है राइट टू इक्वालिटी। 1 2 3 4 5 6 6 हैं कुल मौलिक अधिकार। इसे आप नोट कर लेना। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। सब समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति पे, ना धर्म पे, ना रंग पे, ना आप कहां से हैं, आप बिहारी हैं, पंजाबी हैं, हिमाचली हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मीन्स अब फ्रीडम के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। फ्रीडम बोलने की, फ्रीडम लिखने की, राइट, फ्रीडम कहीं रहने की, कहीं घूमने की, कहीं जाने की, तो बहुत सारी फ्रीडम आती है। वो हम देखेंगे वहां पे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन, आपका शोषण ना हो, ये आपको अधिकार दिया गया है। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉटेशन मीन्स शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म का की आजादी। कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, आप हिंदू धर्म मान सकते हैं, आप मुस्लिम धर्म मान सकते हैं, आप अपने धर्म को बदल भी सकते हैं। ये अधिकार आपको देता है संविधान, धर्म की आजादी। क्योंकि हम जिस धर्म में पैदा होते हैं वो हमें अपने परिवार से ऑटोमेटिक आता है, हमने उसे चुना नहीं होता है, हम चुनाव नहीं करते। और भविष्य में आपको लगे कि नहीं मुझे इस धर्म में घुटन महसूस हो रही है, तो आप उस धर्म को चेंज करके दूसरे धर्म में जा सकते हैं। इसकी इजाजत हमें संविधान देता है। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, तो हर व्यक्ति का अपने कल्चर, अपनी सभ्यता पर या अपने ट्रेडिशन पर प्राउड रहना या उसे आगे फैलाने का अधिकार है। हमारी कई ऐसी ट्राइब्स हैं, कई जनजाति लोग हैं जिनका मानना है कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे जिएंगे और हमें ऐसे रहना है। फॉर एग्जाम्पल चंबा की गद्दी ट्राइब है, तो गद्दी ट्राइब के लोग आज कहां कहां पहुंच गए हैं। कोई आईएएस ऑफिसर हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन बहुत बड़े बन चुके हैं। इस तरह से गद्दी कम्युनिटी चंबा में भी है, गद्दी कम्युनिटी कांगड़ा में भी है, और हर कहीं हिमाचल में फैले हुए हैं, पर मेनली चंबा और फिर कांगड़ा। तो गद्दी कम्युनिटी के लोग आज भी अपने घर में कोई शादी विवाह के फंक्शन होते हैं तो अपने जो ट्रेडिशनल उनका पहनावा होता है उसमें करते हैं और बड़ा प्राउडली करते हैं, बड़ा प्राउडली फील करते हैं। तो हर किसी को अपने कल्चर का अधिकार होगा, कल्चर को आगे ले जाने का, उसे मानने का, उसे आगे फैलाने का, और एजुकेशन भी का भी उसे अधिकार मिलेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बने, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती, सरकार उसके मौलिक अधिकारों का हनन करे या कोई एंटिटी उसके मौलिक अधिकारों का हनन करे तो वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आगे हम बात करें इसके अंदर, देखिए तो इसमें राइट टू फ्रीडम पहले आ गया। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या होती है? मैंने समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब क्या है? समानता का अधिकार का मतलब ये है कि कानून की नजर में सब बराबर हो। तभी मैंने कहा कि मेरी 2 क्लासेस मैं आपको ज्यादातर पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए एक बार। फिर हम नोट्स बनाएंगे तो फिर मजा भी आएगा, और ऐसे नोट्स बनाएंगे तो कुछ दिमाग में आएगा नहीं। राइट टू इक्वालिटी मीन समानता का अधिकार, अर्थात
मैन हो चाहे विमेन हो, महिला हो या पुरुष हो, राइट, दलित हो या ब्राह्मण हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बिहारी हो या पंजाबी हो, सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। आपने फिल्मों में देखा होगा कोर्ट के अंदर इस महिला को जिसकी आंख पे पट्टी है और सामने तराजू है, और तराजू आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ क्या है, बराबर, मीन्स इक्वालिटी, मीन्स बराबर, सब बराबर होंगे। ये नहीं कि क्योंकि इस तराजू में आपका कोई भाई है, आपके पिता हैं, तो आप उन्हें ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, और यहां कोई आपकी जान पहचान का नहीं है तो आप उसे जो है वो कोई सजा दे रहे हैं, जबकि वो मासूम है। तो उस कानून सबके लिए क्या होगा, बराबर होगा। ये तराजू शो करता है कि दोनों तरफ क्या बैलेंस है, बराबर है। तो कानून किसी भी तरफ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन या पक्षपात नहीं रखेगा। अगर मान लो मैं जज हूं और मेरी अदालत में मेरे फादर या मेरी मदर या मेरे ब्रदर या मेरी वाइफ या मेरे कोई भी जान पहचान के लोग अगर किसी केस के सिलसिले में सामने आते हैं, तो मुझे कोई अपना भाई, कोई अपना बहन, कोई ऐसा नहीं देखना है। मुझे देखना है कानून की नजर से, और कानून की नजर में सब क्या है, बराबर है। तो इसलिए अब इसकी आंख पे पट्टी क्यों बंधी है, क्योंकि जज को फैसला सुनाते समय ये कभी नहीं देखना है कि कोई मेरा अपना है, कोई मेरा पराया है। कानून जो कहेगा या जो सही होगा वही डिसीजन लिया जाएगा। तो ये इसका मतलब है राइट टू क्वालिटी का। अब देखिए, राइट टू फ्रीडम, अब फ्रीडम में काफी बातें आती हैं कि हमें आजादी होनी चाहिए। अब इसमें काफी सारी बातें हैं। ये आदमी स्पीच दे रहा है यहां पर, मैंने बोलने की आजादी। फिलहाल हम नोट्स ना बनाकर क्लैरिटी से समझेंगे बातें क्या है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, इकट्ठे आप कहीं हो सकते हैं जाकर, आपने धरना करना है कहीं पे कोई डिमांड रखनी है, तो आपके पास असेंबली माने इकट्ठा होने की आजादी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था बना सकते हैं, एनजीओ वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई बजरंग दल है, कोई फलना दल है, कोई फलना मंडल है, कोई ये मंडल है, कोई फलनी कमेटी है, तो एसोसिएशन बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप कहीं भी, आप इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हैं, आप इंडिया से नेपाल जा सकते हैं, इंडिया से कहीं भी घूमने फिरने काम करने आप जा सकते हैं। तो ये आपके पास फ्रीडम है जाने की। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं। आप बिहारी हैं तो आप हिमाचल प्रदेश में रह सकते हैं, आप हिमाचली हैं तो आप केरल में रह सकते हैं। तो पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। लास्ट में है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आप कोई भी काम धंधा चुन सकते हैं। मान लो मेरा काम है हलवाई बनने का, तो हलवाई बनने का मेरा ड्रीम है, तो मुझे बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात मुझे कोई रोकेगा नहीं जो मैं काम करना चाहता हूँ। यदि मैं वकील बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो कोई मुझे वो काम करने से रोकेगा नहीं। सपोज मैं क्लिनिक ओपन कर रहा हूँ बैंगलोर के अंदर, क्योंकि मैं हूँ मुस्लिम, और वहां के कुछ लोग मुझे जो है मात्र मेरे मुस्लिम होने के कारण मुझे वो काम करने से मना करते हैं, तो ये मेरे इस अधिकार का शोषण होगा या मुझे मेरा अधिकार नहीं मिल पाएगा। ऑक्यूपेशन मीन्स कोई भी काम धंधा आप चुन सकते हैं। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 के अंदर ये बातें हैं। फिलहाल आर्टिकल क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, फिलहाल इसमें मत जाइए आप, बस थोड़ी थोड़ी बातें आप अंडरस्टैंड कीजिए। अब देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका शोषण नहीं होगा। ये लड़की बेचारी स्कूल जाने का समय है और ये पत्थर लेके घूम रही है यहां से वहां। इट मीन्स कि इसके पढ़ने लिखने की एज में ये पत्थर ढो रही है, तो इसका शोषण है कि नहीं है। ये भविष्य में क्या बन पाएगी, जो बचपन से ही स्कूल से बाहर कर दी गई, पत्थर ढो रहे हैं, टीन टप्पर ढो रहे हैं। ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के हमारे राज्य के आए जो लेबर होते हैं, उनके बच्चे आपको इस तरह से रोड पर टीन टप्पर उठाते, रद्दी उठाते या पत्थर उठाते मिलेंगे। जब ये स्कूल ही नहीं जा रहे हैं तो इनका भविष्य क्या होगा। मीन्स इनका शोषण अभी भी हो रहा है और भविष्य में इनका शोषण होता रहेगा। जिस व्यक्ति के पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, उसका शोषण होना लगभग तय है। आगे हम बात करें, राइट टू रिलीजन माने धार्मिक आजादी होगी। यदि आप मुस्लिम हैं, यदि आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप पर कोई रोक नहीं होगी। आप जिस भी धर्म को मानना चाहें मान सकते हैं। आपने नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़िए। आपने मंदिर जाना है, वहां पूजा करनी है, पूजा करिए। तो किसी भी तरह की आपके साथ कोई भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आपको अपने धर्म को मानने की,
उसके लिए कोई बात कहने की पूरी आजादी होगी। हाँ, आप अपने धर्म को मानते हुए किसी और धर्म की इंसल्ट या बेइज्जती ना करें, वो फिर सारी बातें सुनाएंगे। पर फिलहाल आप अगर किसी भी धर्म में जाना चाहते हैं, मान लो मैं हिंदू हूँ बाय बर्थ और मैं चाहूं कि मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं, तो कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ये मुझे आजादी मेरे संविधान से मिलती है, राइट टू रिलीजन। अब देखिए कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे मैं राइट टू कल्चर यहाँ लिखा है, शायद आप देख पा रहे हो। राइट टू कल्चर मीन्स जैसा मेरा कल्चर है मुझे वैसे उसमें रहने का मौका मिले या मुझे रहने दिया जाए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार चाहती है डेवलपमेंट करना और वो उनके कल्चर में छेड़छाड़ करती है। कुछ ट्राइबल लोग ऐसे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो नहीं चाहती सरकार कोई भी छेड़छाड़ उनके कल्चर में करे, राइट। तो उनका हमेशा ये मानना रहा है कि गवर्नमेंट अपने काम से काम रखे और हम जैसे जीते हैं, जो हमारा जीवन जिस तरह से कहा है, और हम वैसे ही रहेंगे। तो कई ट्राइब ऐसी हैं जो अपने जीवन के तरीके को बदलना नहीं चाहती है, वो अपने जीवन के स्टाइल को बदलना नहीं चाहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो देखिए आपको ऐसी ट्राइब भारत में कई मिलेंगी जो तीर कमान लेके जो है यहां से वहां चल रहे होते हैं, पत्ते पहन के चल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। परंतु अब आप देखेंगे कि इसमें जो ये है ट्राइबल, देखो क्या इसका शक्ल है, सूरत है और तीर कमान चला रहा है, पर इसके हाथ में घड़ी है। तो ये दिखाता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मोटिवेट करना है, उन पर कोई जबरन चीज नहीं थोपनी है। इसे पसंद आई घड़ी, इसने पहन ली। कल परसों इसको पसंद आएगा मोबाइल फोन, ये मोबाइल फोन चलाएगा। कल परसों से कपड़े पसंद आएंगे कोई दूसरे वाले, उसे पहन लेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडर्न बन जाएंगे। पर आप इन पे थोपेंगे तुम यही पहनो, तुम यही करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये कपड़े डालो, तुम ये फला चीज यूज करो, नेचुरली उन्हें लगेगा कि जो सरकार है उनके साथ नहीं है। इससे ट्राइबल लोगों को अपने जीवन अपने तरह जीने के अधिकार होने चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अर्थ क्या है? सपोज आपको दिए गए मौलिक अधिकारों का से आपको वंचित किया जाए, अर्थात बोलने का अधिकार मेरे पास है, लोकतंत्र है, मैं बोल सकता हूं, परंतु मैंने कोई बात कही किसी पॉलिटिशियन पर और उस पॉलिटिशियन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और पुलिस दबाव के अंडर मुझे गिरफ्तार करती है और मुझे थाने में बंद कर देती है। तो ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है कि नहीं है? मुझे बोलने से रोका जा रहा है। तो इस तरह से मैं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकता हूं, वहां जाके न्याय की मांग कर सकता हूं। तो जब भी लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय मांग सकते हैं, उनको न्याय तुरंत मिलेगा। इस तरह से तो फिलहाल आज की भी मेरी पीपीटी बस बेसिक नॉलेज देने के बारे में थी आपको। एंड कल से अब आपके मैं नोट्स बनवाना चालू कर दूंगा आपको। अब हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्जाम के लिए हमारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बन जाएं। कल यानी जब मैं थर्सडे को अब स्टार्ट करूंगा पॉलिटिंग की, अब तो मेरे इंग्लिश वाला सेशन होगा नेक्स्ट 3 डेज। एंड कल मैं इंग्लिश का एक सेमिनार भी करूंगा ऑनलाइन, एक्स्ट्रा सेमिनार करूंगा कल के लिए। उसके टाइमिंग आपको मैं बता दूंगा, जब भी जैसे अर्ली मॉर्निंग बता दूंगा, कोई 7 करीब 8 करीब बजे। तो कल इंग्लिश का करेंगे सेमिनार एक मॉक टेस्ट का, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम करेंगे डिस्कस प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव। तो ये मेरे कुछ टारगेट हैं जो मैंने 3 दिन में खत्म करने हैं इंग्लिश के अंदर। बहरहाल आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इंग्लिश के एक लाइव सेशन में, उसके टाइमिंग आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगा कल अर्ली मॉर्निंग। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, आई विल सी यू टुमारो।